Hello and welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. In this video, I am going to talk about the Constitution of India. इस वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सभी एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं, पॉजिटिव उसके उसके सारे नेगेटिव, प्लस यहाँ पर इसको मैं डिस्कस करूंगा इसके चैलेंजेस के रिगार्डिंग। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग एक संविधान सभा बनाई गई थी, तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे उन लोगों को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। प्लस अगर हम आज के टाइम पर बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों नीड है ये किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रिगार्डिंग, इसे इन डेप्थ में डिस्कस करूंगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट देखा गया जिसमें उन्होंने बोला है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये उन लोगों के लिए तो वर्क करता ही है जो इस पर बिलीव करते हैं, प्लस ये उन लोगों के लिए भी यहाँ पर वर्क करता है जो इस पर बिलीव नहीं भी करते। कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं, उसकी अवमानना करते हैं, उसे नहीं मानते, उनके रिगार्डिंग भी उन्हें काफी बेनिफिट्स देखने को मिले कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इसका एग्जांपल हम सबसे बड़ा एग्जांपल अगर देखें तो आमतौर पर यह भी देखा गया कि जो लोग यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी होते हैं, प्लस उनके भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ पर हर एक टाइप के लोगों के लिए किसी न किसी एस्पेक्ट में कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं। सो फर्दर इन डेप्थ इसकी सारी डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ, बट बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं सो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। अगर हम बेसिकली इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं तो बेसिकली ये एज अ डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये वर्क करता है। इसमें कुछ यहाँ पर प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट्स के, एंड यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोसेस हो जाता होता है जो गवर्नमेंट का, जिस बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है कंट्री को, प्रॉपरली यहाँ पर रिटर्न में देखने को मिलती है आर्टिकल्स की फॉर्म में। हम उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, उस पर एग्री करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर वे में स्टेबलाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म तक ऑपरेट हो सके। इट सर्व अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, यहाँ पर कुछ बेसिक से रूल्स यहाँ पर हमें प्रोवाइड करे जाते हैं, जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं, फर्दर उन्हें डिस्कस करता हूँ। प्रिंसिपल्स हो गए दैट ऑल पर्संस ऑफ द कंट्री हैव टू एग्री अपॉन इट, जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं, मेंबर्स हमारी कंट्री के, वो सभी इस पर एग्री हूँ। बिकॉज हमारी अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री के रिगार्डिंग बात करते हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी में यहाँ पर सुप्रीमेसी है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर सबसे ऊपर माना जाता है। क्यों होता है इसे फर्दर मैं डिस्कस करता हूँ, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी। सो एज अ हिस्ट्री यहाँ पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, इट्स ऑल स्टार्ट विद यहाँ पर जो डिमांड कहीं ना कहीं रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन 1934। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पर डिमांड की गई वो बनाई जाए, उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा जिसे यहाँ पर इंडियंस फॉलो करेंगे, जो उनके सेंट्रिक रहेगा, कंट्री के सेंट्रिक, बेसिकली उनके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल हो, ऐसे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही थी। तो इन द टाइम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर ये एक्सेप्ट करी जाती है एक तरीके से फॉर द इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड इसको प्रॉपरली यहाँ पर फॉर्म करा गया ओनली फॉर द इंडियंस। ठीक है। सो फर्दर अगर हम कुछ फैक्ट्स की यहाँ पर बात करते हैं कि कितना टाइम लगा यहाँ पर प्रॉपरली इसके पूरे जो भी टाइम था, प्रोसेस था बनने का, 2 years 11 month एंड 18 days। यहाँ पर दिसंबर 1946 से यहाँ पर नवंबर 1949 में इसको कंप्लीट करा जाता है, एक तरीके से यहाँ पर एक्सेप्ट करा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। एंड ये सारा यहाँ पर सेंट्रिक था, कहीं ना कहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फॉलो करा जाएगा इंडियंस के रिगार्डिंग। तो फर्दर यहाँ पर इसके अडॉप्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये अडॉप्ट करा जाता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू 26 नवंबर 1949 को। एंड ये उस टाइम पे यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है इसकी, उसे आप यहाँ पर नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर एग्जिस्टेंस में लाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ये डेट यहाँ पर इसलिए चूज करी जाती है बिकॉज अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग तो बेसिकली जो लाहौर में यहाँ पर एक मीटिंग होती है वो इसी डेट में हुई थी, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो जो पूर्ण स्वराज की यहाँ पर डिमांड की गई थी वो इस डेट को की गई थी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू तो अडॉप्ट कर लिया गया था, बट यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू इसे यहाँ पर इम्फेसाइज किया गया कि 26 जनवरी को ही यहाँ पर एक्सेप्ट करा जाए। 1950 में ये एग्जिस्टेंस में आता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडियन इसे आज भी यहाँ पर एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है। एंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के साइज की बात करते हैं तो बेसिकली एट दैट टाइम ये इस समय बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पर जो आर्टिकल्स थे वो थे 395, यहाँ पर 22 पार्ट्स में थे एंड 8 शेड्यूल्स थी इसमें। बट अगर हम करंट डे की बात करते हैं तो इस टाइम पे यहाँ पर इट हैज़ द 470 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड यहाँ पर 12 शेड्यूल्स देखने को मिलती है इसके रिगार्डिंग। ऑब्वियसली ये चेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज 368। आर्टिकल 368 के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है पावर पार्लियामेंट को
टू अमेंड द आर्टिकल्स, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी चेंजमेंट हो सकते हैं वो पावर यहाँ पर पार्लियामेंट को प्रोवाइड करी गई है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो उसकी पावर यहाँ पर नहीं है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आर्टिकल 368 की पावर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती पार्लियामेंट। एंड ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर प्रॉपरली सेफ रखा जा सके लॉन्ग टर्म तक या अदर एस्पेक्ट को भी, इसलिए यहाँ पर एक ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। सो आफ्टर द इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब नीड्स की इसकी, कि एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्यों ये बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। एंड प्लस यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ही कॉन्स्टिट्यूशन हो, अदर कंट्रीज़ में भी ये हो सकता है, किस तरह की वो गवर्नमेंट फॉलो कर रहे हैं, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम इसके सभी एस्पेक्ट्स में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें बेनिफिट देखने को मिलता है रूल्स एंड उसके प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग। ये एक सेट ऑफ रूल्स हमें प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो यहाँ पर इंडियन जो पॉपुलेशन है उसके सेंट्रिक रहते हैं एंड गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लिमिटाइज होती है उनके रिगार्डिंग, एक वो बाउंडेड रहती है ताकि वो उनका एक तरीके से निगेटिव वे में यूज़ ना कर सके, जिससे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके, वो प्रॉपरली एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर में ग्रो करते रहें एंड वो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री लॉन्ग टर्म तक जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट देखने को मिलता है स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स जिस भी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री के रिगार्डिंग सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रॉपर फॉलो करे जा रहे हैं। जितने भी इलेक्शंस हैं यहाँ पर फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रॉपरली लीडर्स उन इलेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं एंड पावर ट्रांसफर भी करते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल देखने को मिलती है, जिससे जो डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट की वो लॉन्ग टर्म तक काफ़ी अच्छी रह पाती है और कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रिवेंट मिसयूज, एंड दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में जो बात होती है बेसिकली यहाँ पर टेन्योर होता है हर एक गवर्नमेंट का, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है यहाँ पर हर एक 5 ईयर्स में फेयर इलेक्शंस हों, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर पावर ट्रांसफर हो। तो इन सभी एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन होती है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, एक लिमिटेशंस होती हैं एंड यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है लोगों के लिए कि यहाँ पर जो भी मिसयूजेस हैं वो ना कर सकें किसी भी रूल का, जिसकी वजह से जो यहाँ पर इंडियंस हैं वो डेमोक्रेसी को एंजॉय कर सके एंड प्रॉपरली हर एक यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सके कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के हर एक एस्पेक्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर नेचर ऑफ द पॉलिटी, ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट में देखें तो बहुत से कंट्रीज़ में अलग अलग एस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत से में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत से में नहीं भी हैं। उन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के रूल्स हैं, उनके सेंट्रिक में यहाँ पर लोग हैं, किस तरह से उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, उन सभी को यहाँ पर जो नेचर होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन से डिसाइड होता है कि उस कंट्री की यहाँ पर जो पॉलिटी है, जो पॉलिटिकल नेचर है वो किस तरह का है। तो अगर हम इंडियन एस्पेक्ट में इसके बात करते हैं, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं अदर नेबर कंट्रीज से, बेसिकली अगर हम चाइना से ही कंपेयर करते हैं तो ये माना जा सकता है कि कुछ एस्पेक्ट में डेवलपमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर निगेटिव चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं सो दैट इज़ प्राइसलेस एंड ये यहाँ पर हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पर रूल्स प्रोवाइड करता है, जिस तरह का उसका नेचर है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है फ्रीडम के रिगार्डिंग वो हमें देखने को मिलती है। तो ये चारों ही एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ अदर एस्पेक्ट में भी हैं, उनके बारे में अगर बात करते हो तो दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। ये यहाँ पर पॉपुलेशन के सेंट्रिक है। बेसिकली हम अपनी कंट्री के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं तो हमारी कंट्री में डाइवर्सिफिकेशन बहुत सारा देखने को मिलता है। बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत से रिलीजन्स हैं जिनकी पॉपुलेशन वाइज वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में है, कुछ यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में है। इनके साथ किसी भी तरीके की यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना इन्हें देखने को मिले, कोई भी अनइक्वलिटी ना देखने को मिले। तो ये सारे एस्पेक्ट यहाँ पर इंश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो इन्हें राइट्स मिलते हैं उन सभी के थ्रू यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलता है माइनॉरिटीज़ को हमारी कंट्री में। एंड एज वी नो दैट यहाँ पर हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म फॉलो करा जाता है, हम सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, प्रॉपर किसी एक सिंगल रीजन को यहाँ पर प्रमोट करने के डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ा जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रिवेंट हेस्टी डिसीजंस। बेसिकली यहाँ पर बहुत ऐसी कई बार गवर्नमेंट्स देखी गई अदर कंट्रीज़ में जो मन माने ढंग से कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, उनका नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट वो नहीं मैटर करता उनके लिए। जस्ट लाइक अगर हम चाइना के रिगार्डिंग बात करें तो हाल ही में जीरो कोविड पॉलिसी के रिगार्डिंग बहुत से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट है ये अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके यहाँ पर प्रॉपरली इलेक्शंस में उसके जो रिजल्ट्स होंगे
उनमें इसका डायरेक्टली रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। तो गवर्नमेंट की यहाँ पर लिमिटेशंस हैं जो ये प्रोवाइड करी जा रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जिससे यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है उस पर कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है गवर्नमेंट का, अकाउंटेबिलिटी रहती है लोगों के प्रति इंडिया के, जो कि इंश्योर करती है यहाँ पर कि वो किसी भी तरीके के ऐसे डिसीजन ना ले जिनके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिले। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक अगर ये चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती तो एक ऑटोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई यहाँ पर फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री अगर ग्रो करना है तो ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योर डेमोक्रेसी। एज वी नो दैट यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में स्टार्टिंग से ही, अगर हम इसके वोटिंग राइट्स, इक्वलिटी, इन सभी के एस्पेक्ट में बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि पहली बात तो सबको इक्वली ट्रीट करा जाए, जो कि यहाँ पर जस्टिसफुल होगा, प्लस यहाँ पर जो भी उनके वोटिंग राइट्स हैं वो सारे प्रोवाइड कराए जाए, जिससे यहाँ पर डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पे इंश्योर करा जा सके। इसी के एस्पेक्ट में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल की, ग्राम पंचायत अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर इंश्योर करता है डेमोक्रेसी को। ये हम सभी को राइट प्रोवाइड कराता है, राइट टू वोट का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स प्रोवाइड कराता है वोटिंग के रिगार्डिंग। हम सभी को आफ्टर इंडिपेंडेंट यहाँ पर राइट्स देखने को मिलते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कास्ट के हैं, आपका कोई भी जेंडर है, आप सभी को यहाँ पर वोटिंग राइट्स देखने को मिलते हैं इक्वली बेसिस पे, जिससे यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट होती है क्या, इक्वालिटी। तो बेसिकली यहाँ पर जो अगर हम कोर पार्ट की बात करते हैं तो ये सभी एक तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट जो भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम इंडियन एस्पेक्ट में बात करते हो कि नॉर्मल एक इमेज ऐसी देखने को मिलती है, बहुत ही कई बार नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। बट अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी नेबर कंट्रीज या अदर कंट्रीज के रिगार्डिंग, अदर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के रिगार्डिंग भी, तो उससे कंपेरिजन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डूइंग वेरी वेरी वेल। एंड प्लस इसके अलावा मैं यहाँ पर इसके चैलेंजेस को भी डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस टाइम पे, जिस टाइम पे कंट्री को यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिली थी, जो चैलेंजेस थे कंट्री के सामने बहुत ज़्यादा बिग, एक लार्ज नंबर थे। जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उसके सामने अगर हम पहला चैलेंज बात करते हैं तो दैट इज़ डाइवर्सिटी। इंडिया एज बहुत ज़्यादा एक फेमस लाइन है, कदम कदम पर पानी और कदम कदम पर वाणी इंडिया में बदलती है, क्योंकि इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है यहाँ की ज्योग्राफी के रिगार्डिंग भी, यहाँ पे रिलीजन्स के रिगार्डिंग भी। अगर सेम रिलीजन के लोग भी हैं वो भी यहाँ पर आपस में काफ़ी चेंज देखने को मिलते हैं। आप यूपी के रिगार्डिंग बात कर लो, सेम रिलीजन के रिगार्डिंग, प्लस अगर आप साउथ में जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट में या गुजरात में, सेम कास्ट सेम रिलीजन के लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कल्चर फॉलो करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं। ऐसी ये डाइवर्सिफिकेशन फुल कंट्री के रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाना जिसे यहाँ पर सभी इक्वली फॉलो करें, इक्वली यहाँ पर उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें, बहुत टफ चैलेंज है। तो ये इस चैलेंज को यहाँ पर फेस करा गया, एंड उस टाइम से लेकर अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट भी देखने को मिले इसके रिगार्डिंग, इन चैलेंज को एक्सेप्ट करा एंड टाइम टू टाइम पे इसको फेस करते हुए इसके साथ एग्जिस्टेंस में हम अभी तक रहे हैं, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ को मेंटेन कर रहे हैं। इसी एस्पेक्ट में मैंने आपसे डिस्कस करा था जब हम साइज के बारे में बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पर जो आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, काफ़ी चेंजमेंट जो देखने को मिले। हम अगर इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करते तो वहाँ पर 395 आर्टिकल्स थे, आज के टाइम पे 470 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारे टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करे गए बिकॉज ऑफ दिस चैलेंजेस, इनको इंश्योर करने के लिए, ताकि कोई भी इनका नेगेटिव एस्पेक्ट पॉपुलेशन पे हमारी बैडली इफेक्ट ना करे। ये तो रहा पहला चैलेंज। नेक्स्ट यहाँ पर उससे भी बड़ा चैलेंज था, दैट इज पार्टीशन। उस टाइम पे पार्टीशन एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट में देखने को मिला। इसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग बहुत से सोशल एस्पेक्ट में नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली हमें, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंजफुल एस्पेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के सामने। उसको एक्सेप्ट करते हुए जो भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले उसको फर्दरली हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में इन डेप्थ में अदर किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रिंसिपल स्टेट। एज वी नो दैट हमारी कंट्री में बहुत सी स्टेट थी उस टाइम पे, बहुत ऐसी भी स्टेट थी जो यहाँ पर कम्प्लीटली सेपरेट फील करती थी एक तरीके से। वो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर एक साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने दें, उसे एक्सेप्ट करें, उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें। तो ऐसे यहाँ पर रूल्स बनाना, ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर इक्वली इम्प्लीमेंट हो, किसी भी नेगेटिव एस्पेक्ट में किसी स्टेट को या किसी भी इंसान को, यहाँ पर किसी भी कल्चर के इंसान को कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर देखने को ना मिले। बिकॉज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग रूल्स बनाना एंड उनको इम्प्लीमेंट करना दोनों ही बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं।
एंड इसका क्रेडिट पूरा यहाँ पर जाता है एग्जीक्यूटिव को। यहाँ पर डेमोक्रेसी के यहाँ पर मेनली 4 पिलर्स माने जाते हैं। एंड फर्स्ट है यहाँ पर लेजिस्लेचर, दूसरा है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी एंड फोर्थ इज मीडिया। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का जो वर्क होता है दैट इज़ वेरी टफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, जिससे यहाँ पर जो स्टेट्स हैं उन पे यहाँ पर यूनिटी बनी रहे, प्लस वो यहाँ पर सेपरेटिज्म फील ना करें, उन सभी एस्पेक्ट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कवर करता है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ राइट्स यहाँ पर स्टेट्स को भी प्रोवाइड कराए गए, कुछ राइट्स यहाँ पर सेंटर को भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पर आपको यूनियन लिस्ट देखने को मिलती है, जिसमें जो भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिन पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही यहाँ पर रूल्स मेकिंग का कवर करती है, बेसिकली लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर अदर एस्पेक्ट में स्टेट लिस्ट भी देखने को मिलती है, एंड यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है, जिसमें वो भी टॉपिक इन्वॉल्व हैं जो स्टेट के अंडर आते हैं एंड वो भी जो यहाँ पर यूनियन के अंडर आते हैं। कॉमन टॉपिक्स यहाँ पर बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में रखे गए हैं, ताकि यहाँ पर स्टेट एंड यहाँ पर सेंटर मिलकर इस कंट्री को प्रॉपरली ग्रोथ की तरफ लेकर जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं, सोशली बात करते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट कवर पाना थोड़ा इजी हो जाता है जब आप ना सोशल एंड इकोनॉमिकल बेसिस पे स्ट्रांग होते हो। अगर हम आज के टाइम की बात करते हैं इंडिया में, एज वी नो दैट वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, हम ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करते थे एक टाइम पे, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ओवरटेक करते हैं यहाँ पर यूके की इकोनॉमी को। आज के टाइम पर ये सारे यहाँ पर एस्पेक्ट को इंश्योर कर पाना थोड़ा इजी हो जाता है कंपैरेटिवली एट दैट टाइम, जिस टाइम पे यहाँ पर 1947 के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं। बेसिकली तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है 1950 में, जैसा कि मैंने डिस्कस करा आपसे। लेकिन उस टाइम पे जो भी यहाँ पर चैलेंजेस थे उनको फेस कर पाना बहुत टफ था, एंड ये यहाँ पर इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ रहा था, इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। ये बहुत ही निराशाजनक एक कंडीशन थी हमारे लिए। हमारा जो लिटरेसी रेट था वो भी काफ़ी कम था, इकोनॉमिकली बेसिस में भी काफ़ी वीक थे, प्लस यहाँ पर अनस्टेबिलिटी भी देखी जा रही थी। डाइवर्सिफिकेशन, पार्टीशन, प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट्स थे वो सारे बैडली इम्पैक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सो ये यहाँ पर मैंने चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बट यहाँ पर कोर चैलेंजेस को आपसे डिस्कस करा। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने जो भी आप ओपिनियन है आप शेयर करें। प्लस यहाँ पर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि बेस्ड होगा मैंने जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करी। यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं चारों: फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डिवीजन ऑफ पावर एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका जो भी आंसर सही आपको लगता है उसे यहाँ पर कमेंट करें। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो भी ओपिनियन है यहाँ पर वो मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। एंड फर्दर अपकमिंग वीडियो में मैं यहाँ पर जो भी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको मैं डिस्कस करूंगा। एंड हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गॉड ब्लेस यू।